हाँ, तो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट बोल सकते हैं, स्टॉक मार्केट बोल सकते हैं, शेयर बाजार भी बोल सकते हैं। तो इनको अगर ज्योतिष के अंदर इसको कन्वर्ट किया जाए तो ज्योतिष के अंदर इसको दो नजरिए से देखा जा सकता है। एक तो वैदिक ज्योतिष के अंदर और एक वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो जब हम स्टॉक मार्केट विश्लेषण को देखते हैं तो सबसे पहले हमको ये जानना होता है कि भारतीय शेयर बाजार का भारतीय शेयर बाजार जो है उसकी राशि वृषभ है। वृषभ राशि भारतीय शेयर बाजार का लग्न है। और अगर लग्न की बात की जाए तो भारत का जो लग्न है वो मकर का लग्न है। यानी कि शेयर बाजार के जो परिणाम है वो अत्यधिक संदिग्ध होंगे। तो वहां पे मानसिक दबाव को शांति से लेने की जरूरत पड़ती है। बुध जो कि हमारे जन्म चार्ट में हमारा विश्लेषण कौशल को नियंत्रित करता है, तो वो हमें तार्किक रूप से सोचने की शक्ति देगा। बृहस्पति हमें कठोर और समझदार निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। अब ये जो दो ग्रह हैं शेयर बाजार के अंदर आपकी सफलता को प्रभावित कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो आपकी कुंडली के अंदर किस भाव के अंदर है। नॉर्मली वैदिक ज्योतिष के तरीके से बात की जाए तो बुध और बृहस्पति प्लस इनके जो भाव होते हैं उनको देखना जरूरी होता है। और ज्यादा अगर उतार चढ़ाव वाला मामला है, जैसे कि जो दैनिक दिनचर्या होती है जिसको शायद इंट्राडे बोला जाता है, इसके अंदर भी बहुत सारे फील्ड होता है। शेयर मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके अंदर इन्वेस्टिंग भी होता है, और शेयर लगाना भी होता है, शेयर बेचना भी होता है। फिर इनके अंदर और अगर डीप में जाए तो इंट्राडे ये अलग होता है, और एक लॉन्ग टर्म का और अलग होता है, एक मीडियम टर्म का और अलग होता है। तो शेयर बाजार के लिए जिम्मेदार ग्राहक सबसे पहले चंद्रमा। चंद्रमा जो ग्रह होता है वो आपके मन को शांत करता है, आपके जीवन में शांति बनाए रखने में भी आपकी मदद करता है। दूसरा है बृहस्पति। व्यक्ति के जीवन में धन बृहस्पति के प्रभाव में होता है, इसलिए स्टॉक की दुनिया में सफलता पाने के लिए आपके पास में एक स्थिर और मजबूत बृहस्पति होना चाहिए। उसके बाद में बुध ग्रह जो कि आपके बौद्धिक कौशल और दिमाग पर राज करता है, यह आपको संतुलित भावनाएं देगा। और आपका जो मानस है वो बुध के द्वारा नियंत्रित किया जाता है कि आपको किसके अंदर लगाना चाहिए। फिर एक और इम्पोर्टेंट ग्रह होता है राहु, जो आपके जीवन में अचानक होने वाले परिवर्तनों से संबंधित है। तो यह आपको गति की निपटने की शक्ति देता है। अब ये चारों ग्रहों का सावधानी से अध्ययन किया जाए। और बुल और बियर, वहां पर दो चीज होती है, बुल और बियर। बुल यानी कि ऊपर चढ़ना और बियर यानी कि नीचे गिरना। तो उस बाजार के लिए आपकी कुंडली की अनुकूलता को समझा जा सकता है। अब अगर इन भावों की बात करें तो आपकी कुंडली के अंदर पहला भाव, दूसरा भाव, पांचवा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, इनके स्वामी का अगर आपस में कॉम्बिनेशन हो किसी भी तरह से तो व्यक्ति शेयर बाजार या शेयर मार्केट के अंदर अपना करियर बना सकता है। वैदिक ज्योतिष में पांचवा भाव जो होता है उसे शेयर मार्केटिंग के लिए, लॉटरी के लिए, सट्टे के लिए देखा जाता है। कुछ हद तक छठा भाव भी सट्टे के लिए देखा जाता है। तो दूसरे और 11वें घर का परिवर्तन योग, अगर आप निवेश करते हो तो वो आपको सफल बनाएगा। यदि जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा और मंगल की युति हो, बृहस्पति, राहु या बुध, इन तीनों ग्रहों का 11वें भाव में हो या 11वें भाव से कोई भी रिलेशन हो, तो ऐसा जातक शेयर बाजार के माध्यम से पैसा कमा सकता है। साथ में आपको जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव होता है, जिसे गुप्त भाव भी कहा जाता है, वहां पे अगर चंद्रमा होता है तो जातक को धन की प्राप्ति तो होती है, साथ ही शेयर बाजार से होने वाले नुकसान का प्रभाव भी लंबे समय तक नहीं रहता है। मतलब कि जिसके भी 8वें भाव के अंदर अगर चंद्रमा होगा, भले वो स्ट्रांग हो या भले वीक हो, तो वो क्या करेगा कि नुकसान तो उसको होगा। 8वां भाव, अगर मान लीजिए कि 8वें भाव के अंदर कोई वक्री ग्रह होता है तो वो आर्थिक को नुकसान भी करवा सकता है, आर्थिक फायदा भी करवा सकता है, और वो भी आकस्मिक रूप से अचानक। तो वहां पे अगर ये चंद्रमा होता है जैसे कि मेरी कुंडली में है, लेकिन वहां पे आपको होने वाले नुकसान के प्रभाव को ये लंबे समय तक नहीं रहने देता है। आसानी से जो भी घाटा होता है उससे ये निपट लेता है। फिर दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव और 11वां भाव, ये शेयर बाजार के फैसलों को प्रभावित करते हैं।
और कौन कौन से बहुत सर? अधिक रिटर्न देता है। हाँ जी कौन सर। कौन से सर? कौन कौन सा? दूसरा, पांचवा, नवा, 11वां। दूसरा, पांचवा, नौवा, 11वां। दूसरा भाव धन का होता है, पांचवा शेयर मार्केटिंग का होता है, नवा आपके भाग्य का होता है, 11वां आपका इनकम का होता है। अब पहले, दूसरे, पांचवें, 10वें और 11वें भाव के बीच का संबंध अगर आप निवेश करते हो तो ये एक शानदार संयोजन बनाता है। फिर प्रतिकूल संयोजन, जिस जातक की कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर है तो उसे शेयर बाजार के अंदर निवेश नहीं करना चाहिए। मंगल और बृहस्पति की प्रतिकूल स्थिति व्यक्ति को शेयर ट्रेडिंग से हाथ धुलवा सकती है। उसके अलावा अगर त्रिकोण भाव के अंदर भी कोई ग्रह नहीं होता है तो व्यक्ति को निवेश करने से बचना चाहिए। अगर वो निवेश करता है तो वहां पे उसके साथ में घाटे का सौदा होगा और अधिक नुकसान संभव है। शेयर बाजार एक ऐसी चीज हो सकती है कि अपन इसको इस तरह से देख सकते हैं कि समुद्र में ज्वार की तरह बदल जाता है ये। शेयर बाजार के अंदर जो लोगों की किस्मत होती है वो समुद्र में ज्वार की तरह बदल जाती है। एकदम से करोड़पति भी बन सकता है, एकदम से भिखारी भी बन सकता है। डिपेंड करता है उसकी मूल जन्म कुंडली पर कि इस पैसे में नफा नुकसान उसके कितना होगा, वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये एक इसे एक खेल माना जा सकता है और वो भी धैर्य का खेल। तो इसकी जो सफलता होती है वो आपके भाग्य पर डिपेंड करती है। आपका भाग्य भाव या उसका स्वामी, पंचम भाव या उसका स्वामी, ये आपको शेयर मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर सफलता या असफलता दिलवाता है। पहला घर जो होता है वो मूल निवासी का होता है। दूसरा घर जो होता है वो दूसरा घर धन और परिवार का घर है। पांचवा घर जिसके अंदर अटकलबाजी, अंतर ज्ञान, शेयर बाजार, स्टॉक ट्रेडिंग, विदेशी मुद्रा, इसे आदि का भाव माना जाता है। इसलिए यदि ग्रह स्वामी जन्म कुंडली में उच्च या मजबूत स्थिति में है और दूसरे 11वें भाव के स्वामी के साथ संबंध बनाता है तो व्यक्ति शेयर बाजार के साथ में धन अर्जित कर सकता है। अब आठवां घर, ये जो भाव होता है वो अचानक लाभ का घर है। इसलिए ये शेयर बाजार के लिए महत्वपूर्ण घर होता है क्योंकि शेयर बाजार अचानक लाभ और अचानक हानि देता है। नौवां घर आपके भाग्य का घर होता है और आपके भाग्य के स्वामी अगर मजबूत स्थिति में है तो भाग्य के द्वारा आपको शेयर बाजार में सफलता मिल जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो असफलता का मुंह आपको देखना पड़ेगा। फिर 10वां घर जो कि आपके कर्म का होता है या पेशे का या करियर का होता है। अधिकतर ज्योतिषी दशम भाव, उसके स्वामी और इस भाव में स्थित ग्रहों के आधार पर जातक के करियर की भविष्यवाणी करते हैं। वास्तव में 10वां भाव जो होता है वो करियर से जुड़े सभी सवालों को दर्शाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सौभाग्य से जीवन में एक अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं और अपने व्यवसाय में उच्च स्थिति का आनंद लेते हैं। फिर 11वां घर जो कि हर एक जातक के लिए सबसे महत्वपूर्ण घर होता है क्योंकि यही सभी स्रोतों से इच्छा, आय और लाभ को दर्शाता है। अब जातक की कुंडली में शेयर बाजार से संबंधित ग्रह है और घर किसी भी तरह 11वें घर से जुड़े हो तो वह व्यक्ति इस पेशे के अंदर सफलता हासिल करेगा। एक कुंडली देख लीजिए, स्क्रीन दिख रही है आपको? जी। ये कौन सा लगने की कुंडली है? मीन लगने की। मीन लगने की कुंडली है। पांचवा भाव स्वामी कौन है? चंद्र। किसके साथ में? सूर्य, केतु, बुध। हम्म, ऊपर से राहु की सूर्य, बुध, दृष्टि। केतु। बस सूर्य जो यहाँ पे 5वें भाव का स्वामी है, बुध जो यहाँ पे 3रे और 6ठे भाव का स्वामी है और खुद कर्मश के भाव में बैठा हुआ है। साइड बिजनेस जिससे अपन कहते हैं, 7वें भाव से अपन साइड बिजनेस भी देखते हैं। तो ये साइड बिजनेस का स्वामी भी बुध इसमें है और सुख भाव का स्वामी भी 10वें भाव के अंदर है। तो इस कुंडली के अंदर अगर देखा जाए, पहले मैं आपको बता दूंगा कि ये जो कुंडली है वो हेनरी बेजोस की है। नाम सुना आपने कभी हेनरी बेजोस? किसकी? हेनरी बेजोस।
हेनरी वेजस, नहीं नाम ही आज ही सुना। अच्छा, नाम ही आज ही सुना। अच्छा, जेपी बेजोस। नहीं तक। अच्छा, आपने अमेजन से कभी कोई चीज मंगाई है? हाँ, अमेजोन से तो मंगाई है। तो उनका सीईओ कौन है? ओके। हम्म, तो इन्होंने 29 अप्रैल 2016 को 20 मिनट के अंदर $6 अरब कमाए। अरे बाप रे। 20 मिनट के अंदर अंदर $6 अरब। अब छह जोड़ अरब दीजिए कि एक अरब डॉलर अगर 80 डॉलर। रुपए का, $1 अगर अपन 80 रुपए का भी समझते हैं तो $6 अरब कितने होते होंगे? सही है सब। तो जब उनकी कंपनी शुरुआती कारोबारी घंटों में $600 से $681.5 पर पहुंच गई, और इतने समय में बेजोस दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स बन गया है। अभी कौन है सबसे अमीर शख्स, पता है आपको? क्या सर? अभी सबसे अमीर शख्स कौन से हैं दुनिया में? विल गेट्स, विल गेट्स। नहीं है सर, हम्म। टाइम गया वो। अब कौन है सर? बर्नार्ड बर्नार्ड अर्नाल्ट। बर्नार्ड अर्नाल्ट, ऐसा कुछ नाम है। इनकी कंपनी का नाम है फ्रेंच लुई। ये नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे एलन मस्क, उनकी खुद की एक स्पेस एजेंसी है। नंबर 3 पे है अपना गौतम अडानी। और बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, ये तो बहुत लेट आते हैं। तो अगर इस कुंडली के अंदर ग्रहों का योग देखा जाए तो लग्नेश कौन है? बृहस्पति लग्न में स्थित है। ये जातक के लिए अच्छा होता है। यहाँ पे ये अंश योग बनाएगा और जीवन के अंदर प्रसिद्धि भी प्राप्त करेगा। अब दूसरे भाव के समय की बात की जाए तो दूसरे भाव का समय कहाँ पे है? बार में। 12वें है सर। दूसरे दूसरे भाव का नहीं, स्वामी दूसरे भाव का तो 11 में है ना, मंगल। 11 में है। किस राशि के अंदर है? वो शनि की राशि में है। अच्छा, उस राशि का और मंगल के साथ में क्या कॉम्बिनेशन है? मनीष शनि की राशि में मंगल है और साथ में शनि भी है। मेरा सिर्फ ये था कि मंगल यहाँ पे जो धनेश है वो इनकम वाले भाव के अंदर है, 10वीं राशि के अंदर है। तो 10वीं राशि और मंगल का क्या संबंध है? मंगल खुद अपनी राशि को, अपने घर को देख रहा है। और देख रहा था वो चंद्रमा की राशि का भी है, देख रहा था वो सूर्य की राशि का भी है, लेकिन हाँ, यहाँ पे मकर राशि और मंगल का क्या संबंध है? वो तो अच्छा नहीं है। अच्छा, मैम आपको ये पता है उच्च नीच कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च नीच का होता है? हाँ 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 सर। हम्म, भूल अच्छा नहीं गए। देगा ना, शत्रु राशि के अंदर अच्छा नहीं देगा। हाँ। लेकिन यहाँ पे ये मंगल उच्च का है मंगल उच्च का और है। 11वें भाव के स्वामी के साथ में स्थित है, और उसकी दृष्टि कहाँ पर है? 5वें भाव पर। अच्छे। 5वां घर कौन सा है? शेयर बाजार का, शेयर हम्म। मार्केट का। हाँ। और पंचम भाव का स्वामी ये किसके साथ में है? बुद्ध वो के नौ साथ में। मतलब सूर्य के साथ है, बुध के साथ है, केतु के साथ। बुध के साथ में है। अभी जब अपन ग्रह की बात कर रहे थे तो कौन कौन से ग्रह आ रहे थे? एक तो आपका बुध, एक आपका हम्म। बृहस्पति, एक हम्म। आपका चंद्रमा और एक आपका राहु, ये 4 रा- ग्रह थे। हम्म। इन 4 ग्रहों का कॉम्बिनेट अपने को 10वें भाव से, 11वें भाव से, 9वें भाव से, दूसरे भाव से और 5वें भाव से करना है। हम्म। तो पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा बुध के साथ तो 10वें भाव में है, पेश के घर में ये राजयोग बना रहा है। हम्म। राजयोग की यहाँ पे परिभाषा क्या होगी? सिर्फ चंद्रमा ही नहीं, कोई सा भी ग्रह अगर त्रिकोण का स्वामी होता है और केंद्र में जाके बैठ जाता है तो वह एक राजयोग कहलाता है।
अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मंगल अगर चौथे भाव में होता, सातवें भाव में होता, 10वें भाव में होता, तो क्या करता? राज्यों का निर्माण करता। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाके बैठ जाए तो ये एक तरह का राजयोग बनता है। फिर 9वें भाव का स्वामी कौन हुआ? मंगल। कहाँ पर है? मंगल से लाभ वाले भाव में है, उच्च एकादश राशि में। में। उच्च राशि उच्च का उच्च उच्च का राशि। होके लाभ वाले भाव में बैठा हुआ है। तो अगर इस कुंडली को देखा जाए तो इस कुंडली में बहुत सारे ज्योतिषी योग मौजूद हैं। जैसे कि गजकेसरी योग आपको दिख रहा है। जी सर। चंद्रमा से अगर बृहस्पति केंद्र में होता है वो गजकेसरी योग का निर्माण करता है। राजयोग त्रिकोणेश का संबंध अगर केंद्र से होता है तो वो राज्यों का निर्माण करता है। धन योग दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में, ये धन योग है। और व्यापार योग बुध केंद्र का स्वामी होकर केंद्र में बैठा हुआ है, तो ये व्यापार योग को क्रिएट करता है। तो इस वजह से ये जो जेफ बेजोस है या फिर हेनरी बेजोस इनका नाम है, अमेजन कंपनी के ये सीईओ है। इन सब वजह से ये शेयर मार्केटिंग के अंदर एक बड़ा चेहरा और उन्होंने एक बड़ी इनकम क्रिएट की है। अब कौन सी चीज आपको पल्ले नहीं पड़ेगी? अगर आपको कहा जाए कि मेरी कुंडली के अंदर शेयर मार्केटिंग जो है या नहीं है, तो आप कैसे देखोगे? किन किन भाव को पढ़ोगे, किन किन राशियों को देखोगे, किन किन ग्रहों को देखोगे? राहु को देखेंगे, चंद्र को देखेंगे, गुरु को देखेंगे। ग्रह कौन कौन से? राहु, चंद्र, गुरु, बुध। भाव 2, 5, 9, 11। 10वां भी आएगा। कर्म का है ना, कहीं ना कहीं तो मटर आएगा ही आएगा। अगर जातक इसमें कैरियर बनाएगा तो मतलब 10वें एक भाव के अंदर भी कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हाँ, एक ग्रह हो दो गया, भाव हो गया, और अगर अचानक लाभ की बात की जाए तो यहाँ पे फिर 8वां भाव भी मायने रखेगा। तो इन ग्रहों का अगर इन भावों से कॉम्बिनेशन हो जाए तो कोई भी जातक शेयर मार्केट के अंदर अच्छा कमा सकता है। डिपेंड करता है कि उस कुंडली के अंदर चंद्रमा, बुध, गुरु और राहु की कंडीशन क्या है। अगर ये स्ट्रांग होंगे तो कमोडिटी बाजार में इनको लाभ मिलने का योग बनता है। इनमें अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है तो वह स्टॉक मामलों में एक अच्छा विशेषज्ञ या दलाल भी बन सकता है। राहु की स्थिति मजबूत होने पर व्यक्ति शेयर बाजार से अधिक कमाई करने में सक्षम होता है और उससे आकस्मिक धन लाभ होता रहता है। अब यहाँ पे अगर पापी ग्रहों का देखें तो पापी ग्रहों में क्या हो सकता है? अशुभ फल देने वाले पाप ग्रह की, लेकिन जब इसकी दृष्टि पड़ती है तो जातक को शेयर बाजार में तगड़ा मुनाफा मिलता है। और जिस मैं पाप ग्रह की बात कर रहा हूँ उसका नाम राहु है। किसी भी जातक की कुंडली में अगर 5वां भाव कमजोर है तो आकस्मिक लाभ नहीं होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बात की जाए तो राहु और चंद्रमा शेयर बाजार के लाभ और हानि का निर्धारण करते हैं और बृहस्पति और बुध शेयर बाजार के नतीजों पर प्रभाव बताने में सक्षम होते हैं। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है। इसके अंदर निवेश करना होता है, इसके अंदर पर डे की ट्रेनिंग होती है, फिर बुल और बीएड जैसी चीजें भी होती है कि पैसा चढ़ते हुए लगाना चाहिए, उतरते हुए लगाना चाहिए।
फिर शेयर बाजार में सफलता पाने के कुछ नियम भी हो सकते हैं या योग भी हो सकते हैं। जैसे कि 7वें भाव का स्वामी लग्न द्वितीय भाव या 11वें भाव से कॉम्बिनेशन करें तो शेयर मार्केट में आज से सफलता हासिल होगी। शनि तुला राशि, मकर राशि या कुंभ राशि में होंगे तो वो शक्तिशाली है। अब इसके अलावा ये जो वर्ष के अधिकारी होते हैं उनका भी तेजी मंदी के अंदर कुछ चांसेस होता है। वर्ष के जो भी राजा होते हैं, अब वैदिक ज्योतिष के अंदर राजा कैसे डिसाइड करते हैं, किस वर्ष कौन सा ग्रह किस क्षेत्र का अधिकारी है, ये जानने के बाद में उसका तेजी मंदी ऋतु राष्ट्र आदि पर पूरा प्रभाव पड़ता रहता है पूरे वर्ष भर। तो ये देखते कैसे हैं, शायद मैंने बेसिक में बताया होगा आपको, और अगर आपको नहीं पता तो जब अपना संवत्सर स्टार्ट होता है, चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से अपना संवत्सर स्टार्ट होता है, तो उस दिन जो भी वार होता है उस वार का स्वामी उस ग्रह उस वर्ष का राजा होता है। इस वर्ष की बात की जाए तो शनिवार को अपना प्रथम दिन था शायद, तो शनि राजा हो गए। तो मान लीजिए कि अगर सूर्य राजा है तो जातक को चने के चने का संग्रह करना चाहिए, फसल में उसको लाभ होता है, फल फूलों के अंदर तेजी होती है तो उसके ऊपर वो लगा सकता है। चंद्रमा अगर राजा हो तो चावल अच्छा पैदा होगा, लेकिन अनाज और धान्य के भाव में मंदी रहेगी क्योंकि वर्षा उत्तम होगी, लेकिन टिड्डों से फसल की कुछ हानि संभव होती है। मंगल अगर वर्ष का राजा हो तो कलह और राजाओं में ऐसा देश बढ़ता है। तो यहाँ पे धान्य कम होगा तो वो महंगा हो जाएगा, अब महंगा हो जाएगा तो अनाज के भाव में वर्ष भर उठा पटक चलती रहती है, तो वहां पे वो लगा सकता है जो मंगल से रिलेटेड है, जैसे कि मूंग, सॉरी मूंग नहीं, ये दाल जो लाल दाल आती है इसको क्या बोलते हैं, मसूर की दाल। बुध अगर राजा होता है तो रोगों का प्रकोप होता है। वर्ष के शुरू में ही रस पदार्थों में तेजी आती है, लेकिन वर्ष के लास्ट में ये मंदा हो जाता है। बृहस्पति की बात की जाए तो शुरुआत में कुछ वस्तुएं मंदी हो सकती है और बाद में ये बढ़ जाती है। शुक्र की बात की जाए तो पूरे साल अनाज का भाव मंदा रहता है, लेकिन ये जो सजावट श्रृंगार आभूषण जरीगोटा फैंसी सामान इत्र से जुड़ी हुई चीजें इनके अंदर लाभ मिलता है। तो जातक सोने के अंदर चांदी के अंदर इन गहनों के अंदर लगा सकता है कुंडली के हिसाब से। फिर उसके बाद में मंत्री का फल अलग होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि सूर्य मंत्री है तो उस वर्ष का गला अधिक तेज रहेगा, लेकिन किसमें, कूलर में एसी में पंखों में इनकी बिक्री ज्यादा बढ़ेगी। कोल्ड ड्रिंक्स पेय पदार्थ इनके अंदर भी पैसा लगाया जा सकता है। अगर चंद्र होता है मंत्री तो कपास पे रुई पे सूत पे चांदी पे तिल पे उन पे इनका भाव मंदा रहता है तो बचना चाहिए। मंगल अगर मंत्री होता है तो गेहूं की पैदावार कम होती है, मतलब गेहूं पे नहीं लगाया जा सकता या अनाज पे नहीं लगाया जा सकता। बुध अगर मंत्री होता है तो फसल अच्छी होती है तो फसलों के ऊपर लगाया जा सकता है जो फसल अच्छी होती है। बृहस्पति हो तो मेवा के भाव मंदे रहते हैं, धान के भाव भी मंदे रहते हैं, तो उन चीजों में नहीं लगाना चाहिए। वहां पे अगर शनि की बात की जाए तो शनि को तेल वाला ग्रह कहा जाता है। अगर शनि स्ट्रांग होता है तो इनके अंदर अनिश्चितता देखी जा सकती है पेट्रोलियम पदार्थों में।
सर आ रहा है समझ में या जा रहा है ऊपर से? जी सर। अब अगर मेष राशि की बात की जाए, राशियों से भी वस्तु और तेजी मंदी का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि मेष गेहूं, जो मसूर, सोना, कंबल, इनके ऊपर इफेक्ट डालता है। वृषभ गेहूं के लिए, जौ के लिए, वस्त्र, फूल या सुगंध के लिए। मिथुन मक्का, ज्वार, बाजरा, ये इनके कारकत्व होते हैं और इनके अंदर उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। अगर राशि स्ट्रांग है तो चढ़ाव, और अगर राशि कमजोर है तो उतार। और राशि या भाव कैसे कमजोर होता है? अगर कोई भी ग्रह अपनी खुद की राशि को देखता है तो वो भाव मजबूत हो जाता है। जैसे कि दूसरा भाव मंगल की दृष्टि में है तो ये भाव ऊंचा है, तो दूसरे भाव से रिलेटेड या वृषभ राशि से रिलेटेड जो चीजें होती है उसके अंदर तेजी आएगी। कुछ नियम होते हैं इसके, जैसे कि गुरु उस वस्तु की राशि से 4, 5, 2, 7, 9, 10, 11 राशियों में होता है तो उसके भाव को मंदा करेगा। किस वस्तु की? जो अपन देख रहे हैं। मान लीजिए कि मेरे को सोना देखना है। अब सोने की राशि क्या हुई? कुंभ। कुंभ। तो अगर गुरु उसको देख रहा है, मतलब गुरु उस राशि से चौथे भाव में, पांचवें भाव में, दूसरी राशि में, सातवीं राशि में, नवीं राशि में, 10वीं राशि में और 11वीं राशि में होता है तो उसका भाव को मंदा करेगा। और वही गुरु कुंभ राशि से पहली राशि, तीसरी राशि, छठी राशि, 8वीं राशि, 12वीं राशि में होता है तो उसका भाव तेज करेगा। चंद्रमा अगर पूर्ण होता है तो उसका फल गुरु के समान, और अगर नहीं होता तो उसका फल शनि के समान। तो चंद्रमा किन किन भाव में पूर्ण होता है? चंद्रमा कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक बलवान माना जाता है। हम्म। इस तरह से शेयर मार्केट के अंदर देखा जा सकता है। और कुछ लोग नक्षत्र के हिसाब से भी देखते हैं। अब जो नक्षत्र के हिसाब से देखा जाता है उसका डेमो कल होगा। जी जी। फिर इसके बाद में कुछ ज्योतिषी जो होते हैं वो ध्रुवांक सारणी का प्रयोग भी करते हैं। सूर्य हम्म। सिद्धांत के अंदर एक शब्द आता है ध्रुवांक, तो ये ग्रह का होता है, लेकिन वस्तु का भी बनाया जाता है तो उस ध्रुवांक सारणी से किस वस्तु के अंदर कौन सा उतार या कौन सी चढ़ाव आएगा वो देखा जा सकता है। हम्म। बाकी सारी चीजें कोर्स के अंदर मिलेगी। जी। और बहुत जल्दी ये कोर्स शुरू होने वाला है, आपको उसका मैसेज भेज दिया जाएगा। कौन सा शेयर मार्केट यहाँ का? तक अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो बता दीजिए। नहीं नहीं सर, ठीक है, तो ये शेयर मार्केट का कोर्स शुरू होगा सर ना? जी सर। जो शेयर मार्केटिंग के अंदर इच्छा रखते हैं या जो एस्ट्रोलॉजर ये चाहते हैं कि अगर कोई भी बंदा उनसे शेयर मार्केट के बारे में कुछ पूछेगा तो उनको जवाब किस तरह से देना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जी जी। ठीक है सर, ठीक है। चलिए ठीक है। आज के लिए इतना ही।